नमस्कार प्यारे साथियों। जैसा कि आपने 2 दिन से थोड़ा इंतजार किया, उसके लिए हमें क्षमा है। ठीक है, मतलब बड़ा खेद है, लेकिन आज की क्लास में मैं आपको कुछ ऐसा मैटर देने वाला हूं जो आपके राजस्थान के आने वाले अभी 2 नवंबर को एग्जाम है, वीडियो ग्राम विकास अधिकारी। इसके लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है और इसके अलावा आने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो जैसा कि मैंने बोर्ड पे बता रखा है, इसमें मैं क्या क्या चीजें देने वाला हूँ। ठीक है, सभी अच्छे हो भाई? ठीक है, एकदम अच्छे, मन तंदुरुस्त वगैरह। अभी अपन थोड़े दिन के लिए सीरियस होके पढ़ाएंगे जब तक कि आपका वीडियो का एग्जाम ना हो जाए। इसके बाद अपन थोड़ी सी हंसी मजाक के साथ पढ़ेंगे। अभी मैंने जैसा कि यहाँ पे एक हेडिंग दिया है, हमारा राजस्थान। तो हमारा राजस्थान नाम से एक किताब की सीरीज है जो क्लास 6, 7, 8, 9, 10 इन सारी की सारी बुक से रिलेटेड वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है, वो सारे इस क्लास के अंदर आपको मिलने वाले हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है एक ही मैराथन के अंदर सारा कवर किया जाएगा, लेकिन मैं इस मैराथन के साथ आपके एक मैराथन का भाग ला चुका हूँ जो आप पहले देख चुके हैं, छठी क्लास के 4 पहले के अध्यायों के रूप में। ठीक है, अब मैं आज जो लेके आया हूँ हमारा राजस्थान सार संग्रह के रूप में क्लास 6, 7, 8, 9, 10 सभी के सभी, मतलब ये जो क्लास रहेगी मैराथन नंबर 2 रहेगी, इसके बाद जो क्लास आएगी मैराथन 3 रहेगी, और तीनों क्लासों के अंदर आपके इस सीरीज से संबंधित सारे के सारे सवाल आपको मिलने वाले हैं। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं जो सीरीज लेके आ रहा हूँ ये आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ जो क्वेश्चनों की एक श्रृंखला बना रखी है, बाकायदा आपको सारी सरल लग रही होगी। ठीक है, लेकिन ये राजस्थान के आने वाले प्रत्येक एग्जाम में कहीं ना कहीं आ रखा है, इसीलिए मैंने ये जो जो भी सवाल लिए हैं ये किसी न किसी एग्जाम में आ रखे हैं और आने वाले एग्जाम में इससे संबंधित आपको सवाल जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो इसी उद्देश्य को साथ में लेकर क्लास 6 की मैं आज मैराथन के रूप में शुरू कर रहा हूँ। आज मैं आपको छठी और 7वीं से संबंधित सारे मैराथन के सवाल दे दूंगा। इसके बाद कल और मैराथन क्लास लगाऊंगा जिसमें बचे हुए तीनों क्लासों को मैं इसके अंदर कवर कर लूंगा। ये आपकी मैराथन के रूप में क्लास 2 है। ठीक है, मैराथन क्लास 2। इससे पहले अपन छठी क्लास की ली थी, ये मैराथन क्लास 2 रहेगी। इसके बाद एक और भाग आने वाला है जिसके अंदर ये सारा आपका कवर किया जाएगा। अब जैसा कि अपन क्लास 6 में पढ़े थे, राजस्थान का सामान्य परिचय, इसके बाद मध्यकालीन में कौन कौन से स्थल थे, उनकी प्राचीन नाम। ठीक है, जैसे मत्स्य प्रदेश, इसके बाद में सूरसेन, फिर ऊपरमाल। ठीक है, और ऐसे बहुत से क्षेत्र पढ़े थे जिनके प्राचीन नाम थे। इसके बाद में अपन ने शुरू किया था सभ्यता के रूप में, और सभ्यता को अच्छे से पढ़ा था। और इसी के साथ में जब सभ्यता के स्तर को पढ़ते थे, उसी के अनुसार जो बढ़ने वाले सवाल है उन सबको मैं क्लास 6 के संबंधित आपके यहाँ पे लेके आया हूँ। ये सवाल आपके लिए आने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, आज से अपन शुरू कर रहे हैं। भारत में कुल राज्य व केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में कितने हैं? ठीक है, तो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो आप सभी को पता होना चाहिए ये राज्य के रूप में केंद्र शासित प्रदेश में शासन किस प्रकार होता है। तो आपको पता होता है कि राजस्थान जैसे कि राज्य है, तो राज्य के अंदर जो मुख्यमंत्री के रूप में और उप राज्य के रूप में होते हैं। ठीक है, और इसके बाद में अगर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में होता है तो केंद्र शासित प्रदेश के तहत आपको पता होगा इसमें उप राज्यपाल के रूप में शासन किया जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से तो वर्तमान में 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आप राजस्थान की ये मतलब एक नया खाका आया है जम्मू कश्मीर में, जो विशेष राज्य के दर्जे के रूप में धारा 370 और इसके अलावा एक अनुच्छेद था 35A, इन दोनों को जब समाप्त किया गया जम्मू कश्मीर से, इसके बाद में जम्मू कश्मीर को भी एक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में, लद्दाख के रूप में, मतलब एक नया केंद्र शासित प्रदेश आया। अब आप ये पूछ सकते हो ये धाराएं कौन
तो 28 राज्य और इसके अलावा 8 केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर को इन धाराओं के तहत एक विशेष राज्य का दर्जा हुआ था, जो कि हमारे अमित शाह के द्वारा 5 अगस्त को एक विशेष संविधान संशोधन के तहत इसको हटा दिया गया और उसी आधार पे या फिर उसी से ही अपन के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता थी, मतलब ये डाटा, और ये मैंने आपको नए से अपडेट करवा दिया। अब अपन चलते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, जो आप सभी को पता होगा 10.41% है ना। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 10.41%। तो आप सभी को पता होगा वर्तमान में जो राजस्थान का मैप है कुछ इस प्रकार से आपकी रहेगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से राजस्थान का मैप रहता है। इस मैप के अंदर ये जो वर्तमान में आप भौगोलिक सीमा के रूप में राजस्थान को देख रहे हो, इसका कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो ये जो क्षेत्रफल है इसी को ही एक भारत के नक्शे के रूप में देखें तो भारत के नक्शे में ये क्षेत्र है वो है पूरे वर्तमान में भारत का 100% अगर क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, जैसा कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर किसका है, भारत का क्षेत्रफल है। तो इसी में से भारत के इसी क्षेत्रफल में से ये क्षेत्र है 3,42,200 वर्ग किलोमीटर 10.41%। तो ये चीजें मतलब आपको वैसे तो ये डाटा के रूप में आपको आ रहा होगा, ठीक है ना, आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको इसी हिसाब से अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूं और समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस प्रकार से ये डाटा रहेगा। इसके बाद में मैं आपको जो अगले के रूप में है एक नए रूप में भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के तो इस आधार पे अपन ने देखा पहला सवाल, दूसरा सवाल और तीसरा सवाल। तीसरे सवाल के रूप में है भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है। देखो भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है, इसको आप समझने के लिए थोड़ा सा अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में आप जानकारी ले तो काफी अच्छा होगा। तो जैसा कि मैं यहाँ आपको अक्षांश रेखाओं के बारे में विशेषताएं बताऊंगा, ठीक है, और यहाँ आपको देशांतर रेखाओं के बारे में विशेषताएं बताने वाला हूं। अब अक्षांश रेखाओं के बारे में अगर मैं एक काल्पनिक रूप से एक मानो एक ग्लोब के रूप में, तो आपको ये पता होगा जो पृथ्वी को दो गोलार्धों के रूप में जो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा इन दोनों को अलग करती है, जिसका 0 डिग्री या फिर इसे कहो भूमध्य रेखा, ठीक है, या इसे क्या कहोगे विषुवत रेखा। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं अक्षांश रेखा जो क्षैतिज रूप से या जिसे आप लेटी हुई कह सकते हो, क्या लेटी हुई भूमध्य रेखा के समानांतर दोनों गोलार्धों में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जो लेटी हुई रेखा होती है वो अक्षांश रेखाएं कहलाती है। और अक्षांश रेखाएं हमेशा समानांतर होती है। क्या होती है, समानांतर का मतलब ये है ये जब रेखाएं बना रखी हैं ये कभी भी अनंत में जाकर भी एक दूसरे से कभी भी टकराएगी नहीं, ठीक है, तो ये समानांतर रेखाएं होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपसे कोई प्रश्न में पूछे कि वर्तमान में अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो अक्षांश रेखाओं की संख्या है 179, ठीक है। अब अगर पूछ लें कि अक्षांश बिंदु कितने हैं, ये अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूं अक्षांश बिंदु, तो अक्षांश बिंदु आपका 2 प्लस कर दो। अब 2 प्लस कौन से करोगे, ये आपका दक्षिणी ध्रुव और ये आपका है उत्तरी ध्रुव, तो इन दोनों को 179 में आप जोड़ोगे तो आपके आ जाएगा 181। तो ये कुल है आपके अक्षांश बिंदु, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप और मुख्य अक्षांश के रूप में आप 2-3 याद रख सकते हो। जैसे 0 डिग्री के जस्ट ऊपर जाओगे आप तो यहाँ आएगा 23.5 डिग्री उत्तर, क्या कर्क रेखा। इसके बाद में मुख्य अक्षांश के रूप में एक और आप देखो तो दक्षिण में या फिर दक्षिणी गोलार्ध में आप देखते हो 23.5 डिग्री साउथ मतलब दक्षिणी, ठीक है, तो वहां आप देखते हो मकर रेखा।
अब इसके बाद मैं आपको समझाने वाला हूं देशांतर रेखाओं के माध्यम से। तो यहाँ आप वही वापस ग्लोब मान लेते हैं, ग्लोब मान लेते हैं, और ये आपका है उत्तरी ध्रुव और ये आपका है दक्षिणी ध्रुव। तो ध्यान रखना, आप जिस प्रकार अक्षांश रेखाएं लेटी हुई या फिर उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, ठीक है, तो सॉरी पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, पूर्व से पश्चिम की ओर जा रही है, उसी तरह आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार से इसमें ये रहता है। तो ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाओं को हमेशा यही देशांतर रेखाओं के नाम से जाना जाता है। और ये रेखाएं पूरी पृथ्वी पर एक ग्रीड नुमा, एक जाल नुमा रहती हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से इन देशांतर रेखाओं को विशेषता है। तो अगर प्रश्न पूछा जाए तो देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, तो उत्तर से दक्षिण जाने वाली उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। और मुख्य रूप से ये जो देशांतर रेखाएं होती है हमेशा अर्धवर्त होती है। क्या होती है? अर्धवर्त के रूप में होती हैं। अब आपसे पूछे कि इनकी भाई है, लेकिन इनकी महत्ता क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, तो अक्षांश रेखाओं के माध्यम से कटिबंधों को ज्ञात किया जाता है। किसे? कटिबंधों को। और इसके बाद में अब अगर आपसे पूछे देशांतर रेखाओं के मध्य क्या ज्ञात किया जाता है, तो इनके माध्यम से समय की गणना की जाती है। अब समय की गणना आप कहोगे कैसे, तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि माना जाता है कि भारत का समय लंदन के समय से हमेशा 5.5 घंटे आगे रहता है ना। तो इसी प्रकार से मतलब एक समय का निर्धारण किया जाता है देशांतर रेखाओं के माध्यम से। अब अपन अपने सवाल में आते हैं, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है। अब देखते हैं, ये पूरा विश्व है, अब मैं इसी के अंदर बना रहा हूँ देशांतर रेखाएं भी। देखो ये मैंने बताया, ये बनाया। अब अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को एक गोलाब के रूप में, पृथ्वी की आकृति कैसी है? गोलाब के रूप में, और ये कैसे सब मिल गए? एक जाल के रूप में, भूग्रीड के रूप में। तब आप देखोगे तो ये आपके हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के जस्ट यहाँ पर आप देखोगे तो भारत कुछ ऐसे नजर आएगा, है ना, भारत कुछ ऐसे नजर आएगा। अगर विश्व के अंदर अगर भारत की स्थिति का पूछे तो आप क्या बताओगे? ये आपका उत्तर, ये आपका दक्षिण, ठीक है। तो दक्षिण पश्चिम में, सॉरी उत्तर पश्चिम में आपका ये उत्तर पूर्व के अंदर यहाँ जो भारत है, और यहाँ पर आपकी क्या है? पश्चिम, ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर ग्लोब के अंदर कहे तो भारत की स्थिति ये रहेगी। अब प्रश्न पूछा है भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है। अब मैं ग्लोब ना बना के भारत की स्थिति बनाऊंगा, और भारत की स्थिति मतलब मैप बनाऊंगा और उसमें दर्शा के बताऊंगा कि वहां पर आपका राजस्थान कहाँ स्थित है। तो ये आपने सभी ने समझा अच्छे से, अगर विश्व के लेवल पे पूछे तो, ठीक है। अब मैं आपका जो डायग्राम बनाऊंगा भारत का बना रहा हूँ, ठीक है, आप अच्छे से देखिएगा, आपको अच्छा लगने वाला है। तो जैसा कि मैं भारत का मैप बना पा रहा हूँ, ये कोई एक पैमाने के रूप में नहीं रहेगा, एक काल्पनिक के रूप में रहेगा, आपको एक समझाने के स्थिति पे, ठीक है। तो इसीलिए आप अच्छे से समझिएगा और आपको सारी चीजें समझ में आ रही होगी। अब यहाँ अगर रहता है, और अगर अपन भारत को ऐसे देखें अक्षांशों और देशांतर रेखाओं के मध्य, तो आप सबको पता होगा राजस्थान को यहाँ कुछ रहेगा। आ रहा समझ में सबको अच्छे से, ठीक है। तो इसीलिए राजस्थान को कहा जाता है उत्तर पश्चिम में स्थित, उत्तर पश्चिम में स्थित कहां? भारत में। यहाँ क्या पूछा है? भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के, मतलब भारत में ही पूछा है। तो अपन का सवाल का उत्तर ये है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। आ रहा समझ में आपको? इससे पहले मैंने आपको बताया क्या, विश्व के अंदर भारत की स्थिति, और अब ये राजस्थान की बताई, एक डिवाइड बाय किया अक्षांश और देशांतर रेखाओं के मध्य, तो इस प्रकार से आ रहा है, ठीक है। आ रहा समझ में आपको? मेरे हिसाब से इन सवालों के से संबंधित आप काफी जानकारियां समझ पा रहे होंगे, है ना, ठीक है। अब मैं अगला जो सवाल के रूप में आपका ले रहा हूं, राजस्थान का पूर्व से पश्चिम विस्तार। राजस्थान का पूर्व से पश्चिम विस्तार, वही वापस मैप बना दूं मैं राजस्थान के रूप में। ये अगर मैं राजस्थान का मैप के रूप में अगर बनाना चाहूं तो कुछ इस प्रकार से एक काल्पनिक मैप बना रहा हूं, आप अच्छे से समझेंगे। राजस्थान का विस्तार पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, यहाँ आप पूर्व से पश्चिम, ठीक है, ये उत्तर से दक्षिण। तो पूछा कौन सा गया है?
तो मेरे अनुसार आपका ये है उत्तर और ये है दक्षिण, ठीक है। तो ये विस्तार आपका रहेगा 826 किलोमीटर, ठीक है। अब इसके बाद में ये है आपका पश्चिम, ठीक है, और इसके बाद में ये क्या रहेगा आपका पूर्व। आ रहा समझ में आपको? तो पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर। इसीलिए अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान की आकृति कैसी है। अब देख पा रहे हो उत्तर से दक्षिण विस्तार का में 826 किलोमीटर, इसके बाद में पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर। तो आप देख पा रहे हो कुछ इस प्रकार से होगा क्या, एक पतंगाकार आकृति के रूप में है या नहीं। तो इसीलिए राजस्थान को कहा जाता है पतंगाकार आकृति या पतंगाकार आकृति के रूप में राजस्थान को दर्शाया जाता है। तो यहाँ सवाल के रूप में आपके पूर्व से पश्चिम, मैंने आपका क्या बताया, पूर्व से पश्चिम आपका क्या विस्तार है 869 किलोमीटर। मेरे हिसाब से आपको जो चीजें मैं प्रदान कर पा रहा हूँ वो आपको काफी अच्छी लग रही होगी। फिर है राजस्थान कौन से पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। तो आप सभी को पता होना चाहिए भारत का दक्षिणी गोलार्ध से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए पूर्वी देशांतर ही लिखा जाएगा। कभी कभी एग्जाम के तहत ये तो सेम दिए जाते हैं लेकिन ये पीछे से थोड़ी सी हेराफेरी कर दी जाती है, पूर्वी देशांतर की जगह उत्तरी देशांतर के रूप में या फिर कुछ और ऐड कर दिया जाता है जो कि गलत रहता है, ठीक है। तो आपके हैं पूर्वी देशांतरों के मध्य, राजस्थान कौन से पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है, मतलब देशांतरीय विस्तार राजस्थान का कितना है ये आपको बताना है, जो कि है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य। तो ये सारा आप समझ पा रहे हो, ये उत्तरी पूर्वी वगैरह है, इन सबसे जाना जाता है कि राजस्थान का। लेकिन इससे संबंधित सवाल क्या आता है, सवाल ये आता है राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, या फिर इसका एक छोटा सा गांव पूछा जाता है जैसे कोणा वगैरह, ठीक है। फिर पूछा जाता है सबसे पश्चिम में जिला कौन सा है, जैसलमेर, तो जैसलमेर का कौन सा क्षेत्र है जो सबसे पश्चिम में स्थित है। इसके बाद पूछा जाता है सबसे दक्षिण में स्थित कौन सा है जिला और उसमें एक कौन सा गांव है, और यही धौलपुर के रूप में, ठीक है, जहां सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त सबसे पहले होता है। तो ये भी पूछा जाता है धौलपुर का कौन सा क्षेत्र है जो सबसे राजस्थान के पूर्व में स्थित है। तो इनसे संबंधित एग्जाम के आपके सवाल आते हैं। और ये आपका हो गया है। इसके बाद में है राजस्थान के किस जिले में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। तो मैंने अभी बोला आपका कौन सा वो जिला है, धौलपुर। आ रहा है समझ में आपको, धौलपुर। जैसा कि मैं समझा पा रहा हूं आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब इसके बाद में है राजस्थान, नागौर राजस्थान के किस संभाग में स्थित है, तो आपके है अजमेर संभाग में। कौन से संभाग में, अजमेर संभाग में। ये आपका पुराना डाटा है लेकिन राजस्थान में वर्तमान में नागौर की स्थिति कोई चेंज नहीं हुई है, इसलिए वो अजमेर संभाग में ही आएगा। ओके, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में है राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है। अब आपको पता है राजस्थान जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में 1070 किलोमीटर लगाता है, कितना, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ लगाता है। और इसकी कुल कितनी है 5920 है ना, 5920 कुल स्थलीय सीमा है, कुल स्थलीय सीमा है। इसमें से ये अंतरराष्ट्रीय और ये कुल, अगर कुल से पूछे प्रश्न तो ये आएगा, अगर पूछे अंतरराष्ट्रीय सीमा तो आपके 1070 आएगा, और खाली पूछ ले मतलब एक सीमा के रूप में तो आप 5920 किलोमीटर में से 1070 किलोमीटर घटाओगे तो 4850 आएगा समथिंग, ठीक है। तो ये रहेगा आपकी राजस्थान की सीमा के रूप में। देखो राजस्थान की कुल सीमा आया, फिर अंतरराष्ट्रीय सीमा, ठीक है, और राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा को छोड़कर ऐसा बोल सकते हैं अंतरराज्यीय सीमा, क्या, अंतरराज्यीय सीमा, ठीक है। तो अंतरराज्यीय सीमा के रूप में आप ये मान सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको इस एक ही क्वेश्चन से कितने सारे सवाल आपको मिल गए, देखो स्थलीय सीमा के रूप में, ठीक है, कुल, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय। इसके बाद में है राजस्थान के साथ लगने वाली रेड की रेखा। चलो अभी मैंने इसके बारे में जिक्र किया आपका, राजस्थान के वो जिले जो आपके सबसे पहले श्रीगंगानगर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, फिर आपके जैसलमेर, ठीक है, और बाड़मेर।
ये राजस्थान के बॉर्डर के इलाके हैं, इनकी जो सीमा है वो पाकिस्तान के साथ लगती है, ठीक है। तो इसीलिए ही तो इसे क्या कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा, जो कितनी है 1070 किलोमीटर। मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो कितनी है 1070 किलोमीटर, जिसे क्या कहा जाता है, रेड क्लिफ रेखा। इसको रेड क्लिफ रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ इसका जो निर्धारण किया था सीमा का, उनका नाम ही था रेड क्लिफ महोदय, ठीक है, उन्होंने निर्धारण किया था, इसलिए इसे रेड क्लिफ रेखा के रूप में जाना जाता है, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य एक बॉर्डर या फिर सीमा है। आ रहा समझ में। इसके बाद में अब एक फैक्ट के रूप में है महाकाव्य काल में जांगल प्रदेश। देखो जांगल प्रदेश के बारे में अपन पहले भी जानकारी ले चुके हैं। ये राजस्थान के मध्यकालीन या फिर प्राचीन क्षेत्र थे। पहले राजस्थान एक एकीकरण के रूप में नहीं था, तो इसके विभिन्न क्षेत्रों के नाम अलग अलग थे। तो उसमें से एक था जांगल प्रदेश। तो जांगल प्रदेश के रूप में आप मानो तो आप नागौर, ठीक है, नागौर का क्षेत्र था जिसे आप जांगल प्रदेश के रूप में जानते हो। तो प्रश्न पूछा गया है महाकाव्य काल में जांगल प्रदेश की राजधानी क्या थी, तो क्या थी, नागौर। नागौर से संबंधित इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर आ रहा समझ में आपको, महाकाव्य काल में, ठीक है। एक काव्य है, आपको पता है रामायण काल के रूप में महाभारत एक बहुत बड़े काव्य हुए हैं, तो उसी अनुसार एक महाकाव्य काल में उस काल को ही काव्य के रूप में माना गया। उसमें जांगल प्रदेश की राजधानी आपकी अहिछत्रपुर थी। लेकिन अगर जांगल प्रदेश में पूछे कौन सा क्षेत्र आता था, तो नागौर। क्या बताओगे आप, नागौर, और इसकी राजधानी अहिछत्रपुर। आ रहा समझ में आपको। इसके बाद में किस चीनी यात्री ने मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर का वर्णन किया। देखो अगर आप यहाँ पे जनपद आया होगा तो आपके मन में एक सवाल आया होगा कि जनपद क्या होते हैं वगैरह। तो मैं आपको बताना चाहूंगा भारत में कुल मिला के 16 जनपद थे। कितने, 16 जनपद थे, जिनमें आप नाम जानते हो अंग, चंपा वगैरह, ठीक है। तो उसमें से एक राजस्थान में था जिसका नाम था मत्स्य जनपद, उसी में से, ठीक है। तो राजस्थान में जो मत्स्य जनपद था उसकी राजधानी आपकी विराटनगर थी। राजस्थान में एक जनपद था जो मत्स्य जनपद था जिसकी राजधानी विराटनगर थी। और इस विराटनगर के अंदर तो क्वेश्चन क्या किया है, किस चीनी यात्री ने मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर का वर्णन किया है, तो युआंग चांग। क्या नाम है, युआंग चांग नाम के एक चीनी यात्री थे। इन्होंने ही इस विराटनगर के रूप में मत्स्य जनपद की राजधानी का अपने इतिहास के जो लेख थे उनमें इसका वर्णन किया। फिर आपके एक प्रशस्ति है बयाना, बयाना भरतपुर। बयाना प्रशस्ति में किस राजवंश का वर्णन मिलता है, वही मैंने आपको जब प्राचीन क्षेत्रों के क्रम में बताया था तो एक सूरसैन क्षेत्र बताया था। तो सूरसैन क्षेत्र आपके भरतपुर का वह क्षेत्र है जो मथुरा के आसपास या फिर एमपी का जो मथुरा एक क्षेत्र है उससे जो लगता या सपाट क्षेत्र है उसी को आपके कहा जाता है सूरसैन क्षेत्र। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सूरसैन क्षेत्र की राजधानी क्या है। जिस प्रकार से मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर है तो उसी अनुसार सूरसैन की राजधानी है आपकी मथुरा रहने वाली है। क्या आपको सारी चीजें समझ में आ रही है। हाँ देखो मजाक करे तो करे क्या बताओ, ठीक है। यहाँ कैमरा है और मैं हूँ और कोई है नहीं। अगर आप लोग साथ में बैठे होते और क्लासों का लुत्फ उठाते होते तो बिल्कुल ठीक है, तो अपन मजाक भी करते वगैरह भी करते, ठीक है। लेकिन मेरे अनुसार जो आपको बातें बताई जा रही है वो आपको काफी आपके अंदर इसमें फैक्ट लेके आ रही होगी। इसके बाद में मैं आपका जो अगला सवाल लेके आया हूँ, राजस्थान का किस अक्षांशों के मध्य है। तो मैंने अभी देशांतरी विस्तार बताया, अब है अक्षांश रेखाओं के मध्य। तो अक्षांश रेखा है आपके 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य। इसी से भी यही पूछा जाता है, ये पीछे जो अक्षांश है उत्तरी अक्षांश की जगह दक्षिणी अक्षांश लिखा जाता है। तो फिर मैं वापस आपको बता रहा हूँ, राजस्थान आपके उत्तरी गोलार्ध में, सॉरी भारत पूरा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका भारत का और राजस्थान का किसी भी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध से कोई लेना देना नहीं है। आपको कंफ्यूजन करने के लिए ये सारा डेटा सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उत्तरी अक्षांश की जगह दक्षिणी अक्षांश दिया जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है अच्छे से। आप समझ पा रहे हो सारी चीजें। मेरे अनुसार ये जो चीजें दे रहा हूं आपके लिए रामबाण होगी। इसके बाद में राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है।
ये तो अपन डाटा पहले से देख चुके हैं, ठीक है, इसीलिए हमने इसको एक पतंगाकार आकृति के रूप में बताया है ना, विषम कोणीय या फिर पतंगाकार आकृति के रूप में इसको बताया है, ठीक है। इसके बाद में है राजस्थान का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला। चलो आपको पता होगा राजस्थान का वो रण क्षेत्र जहां एक टाइम था कुछ जलवायु स्थितियां वगैरह नहीं थी, लेकिन आजकल इंदिरा गांधी नहर की वजह से आने से राजस्थान का ये क्षेत्र पूरी तरह से आपके हरियाली रूप में या फिर इंदिरा गांधी नहर ने काफी कुछ मतलब काफी हद तक इसके मरुस्थलीकरण को कम कर दिया है और यहाँ सब कुछ अच्छी स्थिति है। तो राजस्थान के क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है वो आपका है जैसलमेर। ओके, जैसलमेर जैसलमेर जिला है जो राजस्थान का क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा जिला है। ओके, और इसका आपको माने तो ये राजस्थान का ऐसा क्षेत्र है जैसलमेर जो क्षेत्रफल के साथ साथ यहाँ पे सोनारगढ़ किला वगैरह बड़ा अच्छा माना जाता है। यहाँ भाटी राजवंश का रहा है, लोधरवा के भाटी के रूप में। फिर इसके बाद में अगला अपन का है सर्वाधिक संभागों वाला, हाँ सर्वाधिक संभागों वाला संभाग कौन सा है, मतलब सर्वाधिक जिलों वाला, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा टाइप करने में गलत किया होगा, सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है, तो सर्वाधिक जिलों वाला जो संभाग रहेगा आपके, अगर वर्तमान में 41 जिले करने के पहले अगर पूछा जाए तो उदयपुर और जोधपुर थे, इन दोनों संभागों में 6 जिले थे। कौन से, अगर पुराना डाटा से अगर ये सवाल आता है तो इसका उत्तर होता है उदयपुर और जोधपुर। इन दोनों संभागों में 6 जिले थे, 6 उदयपुर संभाग में थे और 6 ही जोधपुर संभाग में। अगर वर्तमान की स्थिति का अगर अपन आकलन करते हैं तो सर्वाधिक संभागों वाला आपका हो जाता है जोधपुर संभाग। इसके बाद में जो नंबर आता है वो जयपुर संभाग का आता है। तो ये सारी आपको जानकारी पता होनी चाहिए। इसके बाद में जो अपना अगला सवाल है राजस्थान का क्षेत्रफल, जो कि मैंने अभी आपको बताया 34/39, ठीक है। तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर के रूप में राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है, ठीक है। तो ये आ गया। इसके बाद में राजस्थान के सर्वाधिक जिले किस राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। चलो मैंने आपको इससे पहले भी बताया होगा, राजस्थान के उत्तर में पंजाब और हरियाणा, इसके बाद में यहाँ पर एमपी, ठीक है, एमपी, ठीक है, सॉरी यहाँ पे यूपी रहेगा और यहाँ पे आपके एमपी रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका गुजरात रहेगा वापस, ठीक है। कंफ्यूजन में अगर हो गए हो तो उत्तर में जो सीमा बनाते हैं, प्रश्न ऐसे आता है राजस्थान का जो सीमा बनाने वाले राज्य हैं उत्तर में कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, तो पंजाब और हरियाणा। इसके बाद में मैंने अभी आपसे मथुरा बोला, मथुरा मतलब यूपी से रिलेटेड, तो इसके बाद में कौन सी दिशा, पूर्व दिशा की ओर जो सीमा बनाते हैं उसका नाम है यूपी। इसके बाद में आप कहो पूर्वी और ये दक्षिणी दोनों सीमाओं के मध्य अगर आप इसे कहोगे तो एमपी के रूप में, मध्य प्रदेश के रूप में, और यहाँ पर कहो या दक्षिण में कहो तो गुजरात का सीमा बनाता। अब सवाल क्या पूछा गया, सवाल पूछा गया राजस्थान के सर्वाधिक जिले के साथ कौन सा राज्य जो सीमा बनाता है, तो आपको पता है जो एमपी है, ठीक है, जो एमपी आपका है, एमपी कुल मिला के 1900 किलोमीटर की सीमा बनाता है राजस्थान के साथ, जो कि राजस्थान के 10 जिलों के साथ, सॉरी जो राजस्थान के 10 जिले हैं जो एमपी के साथ सीमा बनाते हैं, तो 10, ठीक है, 1900 किलोमीटर। फिर इसके बाद में अगला सवाल आपके रहेगा, राजस्थान के किस राज्य के साथ सबसे छोटी सीमा, राजस्थान के किस राज्य, चलो अपन ने एक डाटा बताया है 1900, जो कि 1900 किलोमीटर नहीं है। राजस्थान और एमपी के मध्य जो सीमा है वो जो सीमा जितनी साझा की जाती है वो 1600 किलोमीटर, ठीक है, जो कि सर्वाधिक है, ध्यान रखना। और सबसे कम है आपके पंजाब के साथ है 89 किलोमीटर, ठीक है, 89 किलोमीटर, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। सॉरी, ठीक है, मैंने यहाँ पर 1900 टाइप किया था जो कि गलत रहेगा, आपके 1600 किलोमीटर आपकी इसकी सीमा रहेगी। फिर इसके बाद में है अगला सवाल के रूप में मालवों की दिग्विजय, मतलब मालवा एक आपको पता है, मैंने आपको इससे गई क्लासों पहले बताया था, मालवा जो वहां के क्षेत्र पे रहते हैं उनको मालवा लोग कहा जाता था। तो मालवों की दिग्विजय मतलब उन्होंने कहाँ विजय हासिल की, का युग अभिलेख, और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है।
आने वाले एग्जाम में आपको इससे संबंधित सवाल जरूर मिलने वाला है। तो युग अभिलेख नानसा में लगा है। नानसा किस जिले में स्थित है? तो किस में है? भरतपुर। ठीक है, ये एक फैक्ट था, इसलिए समझाने का कोई मतलब नहीं रहता। इसके बाद में है व्रत संहिता में किस जातियों के पतन का उल्लेख है? तो पिछली क्लास में अपने देखा था, योधेय प्रदेश कौन सा है? राजस्थान का सबसे उत्तरी। कौन कौन सा क्षेत्र आता है इसमें? गंगानगर और हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र आता है ये कहा जाता है योधेय प्रदेश। अब योधेय प्रदेश क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहां योधेय नाम की जनजातियां रहती थी। और सवाल पूछा है व्रत संहिता में किस जातियों के पतन का उल्लेख है? तो यही राजस्थान की जो उत्तरी थी जातियों के रूप में राजस्थान के उत्तरी जाति। ठीक है, उत्तरी इलाके में, राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में तो थे योधेय जातियों के रूप में। फिर देखो आपकी जो सवाल आ रहा है, ब्यावर अजमेर का क्षेत्र कहलाता था। देखो ब्यावर अजमेर आपने काफी अच्छे से सुना होगा। और अंग्रेज जब भारत पे जब अधिकार करने को आते हैं तो राजस्थान के क्षेत्र को भी पूरी तरह से जकड़ लेते हैं, राजस्थान के रजवाड़ों को भी लूट लेते हैं। तो उसी तरह आपको पता होना चाहिए राजस्थान के उनकी क्रांति के दौरान मतलब अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग केंद्र होते थे। ठीक है, तो उसी अनुसार एक उनका उस समय जो क्षेत्र था जो अजमेर मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ब्यावर। ठीक है, वैसे ये नाम कैसे पड़ा आपको पता होगा, बी हैवियर। ठीक है, तो धीरे धीरे बोलते आप अंग्रेज लोग छोड़ गए नाम ब्यावर। तो ब्यावर अजमेर का क्षेत्र आपकी मेरवाड़ा कहलाता है। ठीक है, वही अजमेर मेरवाड़ा। ओके, अजमेर में स्थित। फिर हसन खां मेवाती, ये राजस्थान के न जाने कितने एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हसन खां मेवाती कौन था? तो महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप है उनके एकमात्र मुस्लिम सेनापति, एकमात्र मुस्लिम सेनापति, मुस्लिम सेनापति। तो ये आपको बड़े अच्छे से याद रखना है और हर एग्जाम में आया है तो आगे भी पूछा जा सकता है। एकमात्र मुस्लिम सेनापति के रूप में हसन खां मेवाती थे किसके? महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। आ रहा समझ में आपको? ठीक है, तो इस प्रकार से ये डाटा। फिर देखो राजस्थान के दक्षिण में और भारत के दक्षिण में विभिन्न प्रकार की जनजातियां आती है और राजस्थान में अलग अलग भागों से आती है। ठीक है, जिसमें हिंदू कुश पर्वतमाला, सुलेमान पहाड़ियों से मतलब राजस्थान के इलाकों में लोग आते थे और राजस्थान पे। तो वहां पे एक हूण नाम के एक आक्रमणकारी राजस्थान में आते हैं। तो राजस्थान के मैंने अभी आपको बताया गणतंत्रीय जनपद के रूप में थे। तो पूरे देश के अंदर 16 जनपद थे, तो उसी तरह राजस्थान में मत्स्य जनपद थे। तो ये एक क्वेश्चन किया गया है, हूण आक्रमणों के का राजस्थान में गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था समाप्त कब हो गई? तो एक 8वीं सदी के रूप में आप इसे मान सकते हैं। मैंने गणतंत्रीय व्यवस्था आपको बता दी है जनपदों के रूप में, अंग, चंपा वगैरह, सीबी वगैरह जो भी। राजस्थान में कौन सा है? मत्स्य। ठीक है, फिर इसके बाद अभी काव्य के रूप में यह भी राजस्थान के हर छोटे से छोटे एग्जाम में इससे संबंधित सवाल पूछे गए हैं। हमीर महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो कौन है? नयंद्र चंद्र सूरी। ठीक है, फिर है कानड़ देव प्रबंध के रचयिता कौन है? पद्मनाभ। देखो कानड़ देव प्रबंध कहां से? जालौन से। जालौन से संबंधित आपको पता है अलाउद्दीन खिलजी की बहन। ठीक है, और इसके अलावा कानड़ देव के जो थे पुत्र के रूप में उनकी जो प्रेम कहानी बड़ी प्रसिद्ध मानी जाती है। ये एक कहानी के रूप में है। ठीक है, विशेष रूप से ये सही नहीं है, तो इनका जो वर्णन मिलता है वो कानड़ देव प्रबंध के तहत मिलता है। फिर आपके हैं पश्चिमी भारत की यात्रा। चलो, आपने कर्नल जेम्स टोड के बारे में अच्छे से सुना होगा, राजस्थान के इतिहास के जनक। ठीक है, घोड़े वाले बाबा। ठीक है, इनकी एक पुस्तक थी एनास एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, और इसके बाद में इनका जो इंग्लिश में नाम है द वेस्टर्न सिटी ऑफ इंडिया, ऐसा कुछ है, लेकिन इसमें हिंदी में इसका नाम है पश्चिमी भारत की यात्रा। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? कर्नल जेम्स टोड, वही घोड़े वाला बाबा, राजस्थान के इतिहास के जनक। फिर इसके बाद में वंश भास्कर के रचयिता सूर्यमल मिश्र। ठीक है, वंश भास्कर के रचयिता के रूप में सूर्यमल मिश्र है। इनका संबंध किस रियासत से माना जाता है? तो बूंदी रियासत से, बूंदी रियासत से। और उस समय जो शासक थे उनका नाम था रामसिंह। ठीक है, आपको पता रखना चाहिए वंश भास्कर के लेखक सूर्यमल मिश्र किस रियासत से जुड़े? बूंदी से। उसमें बूंदी के शासक के रूप में रामसिंह। आ रहा समझ में? इसके बाद में
अब देखो ये सवाल हो चुका है। फिर अग्निकुंड या वेदिका, कालीबंगा से संबंधित आप काफी जानते जानते होंगे, और मैं एक बार आपको हल्का सा बता देता हूँ। कालीबंगा पंजाबी भाषा में काली बंगा, काले रंग की चूड़ियों के रूप में, राजस्थान का एकमात्र ऐसा स्थल जहां पर आपको पता हो तो अग्नि वेदिकाएं मिली है। ठीक है, तो ये सवाल राजस्थान के कालीबंगा से संबंधित हमेशा पूछा जाता है। अग्निकुंड या वेदिका किस सभ्यता से मिली है, तो आप क्या लिखोगे, काली बंगा, काले रंग की चूड़िया। इसका जी खोज की थी प्रोफेसर अमलानंद घोष, और इसके जो उत्खननकर्ता के रूप में बीपी लाल और बीके थापर। फिर कालीबंगा किस नदी पे, तो मैंने आपको बताया था जो प्राचीन दृष्टवती और सरस्वती नदी के अवशेष के रूप में घग्गर नदी है, जो घग्गर नदी है उसी के किनारे पर स्थित कौन सी है आपके, कालीबंगा नदी। आ रहा समझ में। इसके बाद में कालीबंगा की खोज व उत्खनन तो मैंने आपको बताया अमलानंद घोष, अमलानंद घोष, और इसके बाद में कौन है, बी के लाल और बी के थापर। आ रहा समझ में। इसके बाद में बीबी लाल, ठीक है, बीबी लाल और बी के थापर, बी के थापर। ठीक है, तो ये उत्खनन करता हो जाएंगे, ठीक है, और ये खोज करता। आ रहा समझ में। ठीक है, तो इसी प्रकार से फिर है आपका आगरपुर या आर्य सभ्यता। आगरपुर या आर्य सभ्यता को राजस्थान के स्थानीय लोग क्या कहते थे, धूलकोट। अब धूलकोट क्यों कहते थे, क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र था जो दो टीलों के रूप में मिला है। ठीक है, इसलिए धूलकोट के रूप में जाना जाता है। और इसके अलावा इसका नाम बनास संस्कृति भी है, ताम्रवती संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे किसके नाम है, आर्य सभ्यता का पुराना नाम आगरपुर भी है। ठीक है, ये सारा याद रखना है। फिर वेरी 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 इंपोर्टेंट सवाल के रूप में जुती हुई कृषि के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। ठीक है, जुती हुई भूमि के रूप में या फिर खेतों के रूप में आपका कौन सा था, कालीबंगा। विशेष रूप से महत्वपूर्ण सवाल। और आहार से मकानों में 4 से 6 चूल्हे, ये भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल है, और राजस्थान के अधिकांश एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है कि अब आप भी अभी देखते हैं एकल परिवार की बिल्कुल आपके यहाँ भरपूर देखी जाती है, लेकिन एक टाइम था जब 4 से 6 चूल्हों के रूप में लोग, मतलब एक, मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो बनने वाली जो सामग्री, खाद्य सामग्री थी, बहुत बड़ी मात्रा में बनती थी, और एक ही जगह पे लोग रहते थे, इसलिए क्या माना जाता है, संयुक्त परिवार की प्रथा। मतलब लोग बड़े मिलजुल के अपने साथ में रहते थे। संयुक्त परिवार की प्रथा के रूप में या फिर किस संकेत मिलते हैं, तो वो आहड़ के रूप में मिलते हैं। इसके बाद में बेराट के अतिरिक्त किस स्थान से बुना हुआ कपड़ा। देखो ये सवाल राजस्थान के 3 से 4 एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि किस स्थान से बुना हुआ कपड़ा मिला है, तो बेराट। लेकिन अब नया सवाल बन सकता है, बेराट के अतिरिक्त किस स्थान से बुना हुआ वस्त्र के जो साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए बालाथल उदयपुर, बालाथल उदयपुर। इसके बाद में अपन देखते हैं तीसरे सवाल के रूप में अपन देखेंगे, गणेश सभ्यता से मछली पकड़ने के कांटे प्राप्त हुए हैं, ये सभ्यता किस जिले में है, तो नीम का थाना है। ठीक है, पहले नीम का थाना तहसील हुआ करती थी, और वर्तमान में नीम का थाना एक जिला है। ठीक है, इसके बाद में है 26 किस्म के मणिये, 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरे किस सभ्यता से मिले हैं, तो गणेश सभ्यता। गणेश सभ्यताओं को ताम्र सभ्यताओं की जननी के रूप में भी जाना जाता है। फिर इसके बाद में है पचमाता या गिलोट सभ्यता, जो कि किस जिले में है, ये दोनों सभ्यताएं राजसमंद जिले में, राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है पचमाता और गिलोट सभ्यता। फिर ये आपके राजस्थान के प्रत्येक एग्जाम में पूछा गया है, बीजक की पहाड़ी और भीम डूंगरी का संबंध राजस्थान की किस सभ्यता से है, तो आपके हैं बेराट सभ्यता जयपुर। ठीक है, बेराट सभ्यता जयपुर के अंदर। और इसके अलावा अब बेराट सभ्यता है, ये पहले जयपुर में थी, अब वर्तमान में है कोटपुतली, कोटपुतली बहरोड। ठीक है, कोटपुतली जो नया आपके एक जिला बना है जिसका नाम है कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली जयपुर से और बहरोड अलवर से। इसके बाद में है मौर्य शासक अशोक का भाब्रू शिलालेख। मौर्य शासक अशोक का भाब्रू शिलालेख है, वो आपके कहां से प्राप्त हुआ है, तो बेराट से प्राप्त हुआ। बेराट सभ्यता स्थल से ये प्राप्त हुआ है। इसके बाद में आपका है राजस्थान में जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कब हुआ, तो राजपूतों के शासन काल में।
फिर इसके बाद में सेना को वेतन देने का कार्य कौन करता था? एक पदाधिकारी के नाम था, उसका था बख्शी। क्या बोला जाता था? बख्शी बोला जाता था। इसके बाद में एक सवाल आपका है, और इस सवालों में समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं फटाफट आगे बढ़ रहा हूँ। फिर है आपका भारत शासन अधिनियम 1935। इसी अधिनियम के तहत भारत की वर्तमान संविधान के बहुत से जो पहलू है इसी से संबंधित है। तो ये पूछा जा सकता है 1945 का भारत शासन अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1 अप्रैल 1937। फिर राजस्थान के प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए? तो 1952। ओके। इसके बाद में राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? टीकाराम पालीवाल। इसके बाद में वह पत्र जिसमें शासक द्वारा प्रदान की गई जागीर का उल्लेख होता था उसे बोलते थे जागीर पट्टा। क्या बोला जाता था? जागीर पट्टा। इसके बाद में 1857 की क्रांति के बाद किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया? ठीक है, वायसराय घोषित किया गया, तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। फिर अगला सवाल आपकी रहेगा, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला। इससे संबंधित सवाल राजस्थान के आपने मानो तो हर एग्जाम के अंदर ये सवाल देखा होगा। राजस्थान की वलित पर्वतमाला मतलब मुड़ी हुई ऐसे वलितमाला पर्वतमाला के रूप में कौन है? अरावली पर्वतमाला। इसके बाद में है राजस्थान को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है? तो 4 भौगोलिक भाग। तो 4 कौन से हैं? पहला है थार का मरुस्थल, इसके बाद में आपका अरावली पर्वतमाला, इसके बाद में आपका पूर्वी मैदान, और इसके बाद में दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र। तो 4 प्रकार के भागों में बांटा जाता है। और आप भारत के अंदर अगर मानो तो 5 से 6, तो भारत के अंदर हिमालय पर्वतमाला या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, इसके बाद उत्तर का विशाल मैदान, फिर प्रायद्वीपीय पठार, फिर आपका तटीय मैदान, और ऐसे करके द्वीप समूह और प्रायद्वीपीय पठार के इस मिला के 5 से 6 भागों के अंदर भारत को बांटा जाता है। फिर भारत में गेहूं के लिए उपयोगी शीत ऋतु। ये सवाल राजस्थान की हर एग्जाम में पूछा गया है। भारत में गेहूं के लिए उपयोगी शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? मावठ वर्षा। मावठ वर्षा या इसे बोलते हैं दक्षिणी उत्तरी पश्चिमी मानसून। उत्तरी पश्चिमी मानसून, उत्तरी पश्चिमी मानसून के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उत्तरी पश्चिमी मानसून के रूप में जाना जाता है। उत्तरी पश्चिमी मानसून के रूप में मावठ को भी जाना जाता है। फिर है राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू सिरोही है। इसके बाद अगर पूछे राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्र व सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछे तो आपका कौन सा स्थान हो जाएगा? सर्वाधिक आर्द्र व वर्षा वाला स्थान आपका हो जाएगा झालावाड़। क्या हो जाएगा? झालावाड़। इसके बाद में राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला जिला जैसलमेर जिला, और जो क्षेत्र के आधार पे सबसे बड़ा जिला है। ठीक है। फिर राजस्थान में किस भौतिक प्रदेश में काली मिट्टी पाई जाती है? तो वर्तमान में अपन ने 4 भौतिक प्रदेशों के रूप में बात की जो राजस्थान को बांटा गया है। थार का मरुस्थल, इसके बाद में आपका अरावली पर्वतमाला, फिर आपके पूर्वी मैदान के रूप में, और दक्षिणी पूर्वी पठार। तो राजस्थान का जो काली मिट्टी पाई जाती है वो दक्षिणी पूर्वी पठार में पाई जाती है। फिर एक है, ये भी अक्सर सवाल आपने देखा होगा, ओडिया का पठार। ये सर्वाधिक राजस्थान का सबसे सर्वाधिक ऊंचा पठार है जो किस जिले के अंदर है? तो आपको पता होना चाहिए सिरोही। फिर है लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का आंदोलन आपने अक्सर इतिहास में पढ़ा होगा। तो लसाड़िया का पठार है वो राजस्थान के उदयपुर और प्रतापगढ़ जिलों में आता है। इसके बाद में है थार का मरुस्थल, वही राजस्थान का सबसे पहला भाग थार का मरुस्थल, फिर अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठार। तो थार का मरुस्थल का जो वर्तमान में कहा जाता है सबसे धनी मरुस्थल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जैव विविधता बहुत ही ज्यादा है। क्या है? जैव विविधता बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए इसको विश्व का सबसे धनी मरुस्थल की संज्ञा दी जाती है। फिर राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार कहाँ से कहाँ माना जाता है? देखो, अगर आप राजस्थान के एक चित्र के रूप में राजस्थान का अगर ऐसे फोटो देखते हो तो अरावली पर्वतमाला ऐसे गुजरती है। ठीक है,
तो अरावली पर्वतमाला का विस्तार माना जाता है आपके दक्षिण पश्चिम से, मतलब कि दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर दिशा में ये अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। इसके बाद में है थार का मरुस्थल भारत के कितने प्रतिशत भाग में फैला हुआ है, तो आपको बड़ा होना चाहिए, पता होना चाहिए, एक सबसे बड़ा क्षेत्र है जो 61% भागफल पर फैला हुआ है। इसके बाद राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग पर जनसंख्या निवास करती है। देखो ये राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग पर है, ये इसका आपके जन क्षेत्रफल बहुत ही कम है, लेकिन जनसंख्या बहुत ही ज्यादा निवास करती है, 40%। फिर आपके हैं प्राचीन काल में दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र, वही दक्षिणी पूर्वी पठारी मतलब कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वगैरह थे। यहाँ पे कौन सा वंश था, यहाँ पे आपके हाड़ा वंश शासन कर रहा था। फिर राजस्थान में अति आर्द्र जलवायु कहाँ पाई जाती है, राजस्थान के दक्षिणी जिले हैं बांसवाड़ा और झालावाड़, यहाँ आपके कैसी जलवायु पाई जाती है, अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी आपको पता ही होगा, गुरु शिखर 1722 मीटर है इसकी ऊंचाई, ठीक है, जो कि सिरोही जिले में स्थित है, सिरोही जिले में स्थित है। इसके बाद में राजस्थान को अफवाहों की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है, बिल्कुल मैं आपका कहना चाहूंगा, यहाँ राजस्थान के अंदर जो भी नदियां जो उद्गमित होगी 3 प्रकार से, जैसे अगर कोई नदी राजस्थान के अंदर ही उद्गमित हुई है, राजस्थान के थोड़े से क्षेत्र में जाके विलुप्त हो गई है, तो उससे बोलते हैं आंतरिक अफवाह की नदी, कौन सी, आंतरिक। और इसके अलावा कोई नदियां होती है जो निकल जाती है आपके आपने देखा होगा यहाँ रहेगा आपका अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, तो कोई नदियां अरब सागर में अपना नदी जल गिराती है, इसलिए अरब सागर की अफवाह की नदियां, और कोई बंगाल की खाड़ी के अंदर अपना पानी गिराती है या जल गिराती है, उसे बोलते हैं बंगाल की खाड़ी की अफवाह नदियां। तो राजस्थान में अफवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा जाता है। ओके, इसके बाद में है राजस्थान की एकमात्र व वर्ष भर बहने वाली नदी, ठीक है, इन दोनों सवाल में आप कभी भी कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि ये राजस्थान की नदी है जो चंबल, जो कि आपके यूपी के अंदर से ये जो आती है, और इसके अंदर राजस्थान के धौलपुर करौली क्षेत्रों में एक बीहड़ों के रूप में, जहाँ पे डाकू निवास करते, बीहड़ों का निर्माण करते हुए राजस्थान से वापस निकल जाती है। इसलिए इससे संबंधित सवाल आता है, राजस्थान की एकमात्र व वर्ष भर बहने वाली नदी है वो चंबल है। अब वापस अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल अलग है। अगला सवाल है राजस्थान में बहने वाली, मतलब राजस्थान के अंदर उसका जो उद्गम स्थान है और राजस्थान के अंदर मिलके फिर इसके बाद में बहने के बाद आपकी बनास नदी में मिल जाती है, मतलब बनास की सहायक नदी है। तो पूछा जा सकता है राजस्थान में सबसे लंबी वर्ष भर बहने वाली नदी है वो बनास नदी है, बिल्कुल सही है, और राजस्थान की है वो चंबल नदी है। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके बाद में किसने नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, फिर आज के बाद में बड़े अच्छे सवाल है, सरदार सरोवर परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो ये कुल मिला के 4 राज्यों की परियोजना है। कौन कौन से राज्य है, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये चारों राज्य हैं जो इसकी संयुक्त परियोजना है। इसके बाद में है सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण किस नदी पे किया गया, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, नर्मदा नदी, गुजरात, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। ओके, इसके बाद में है नर्मदा नदी से राजस्थान के किन जिलों में सिंचाई व पेयजल उपलब्ध होता है, तो बाड़मेर और जालौर, ये भी राजस्थान के हर एग्जाम में सवाल पूछा गया, बाड़मेर और जालौर में आपके नर्मदा नदी का पानी का पेयजल के रूप में सिंचाई में उपलब्ध होता है। इसके बाद में है बनास नदी पर बिसलपुर परियोजना किस जिले में इसका निर्माण किया गया, मतलब एक बिसलपुर नदी है जो बनास नदी पे स्थित, सॉरी बनास नदी है, बिसलपुर बांध से संबंधित एक परियोजना है जो किस जिले में आती है, तो टोंक जिले के अंतर्गत आती है। इसके बाद में है किस नदी का जल बाड़मेर की, देखो इससे संबंधित सवाल पूछा गया है राजस्थान के एक एग्जाम में, कि पहले तो मीठा होता है और उसके बाद खारा हो जाता है, क्योंकि बालोतरा के अंदर एक तो औद्योगिक क्षेत्र है जहां मिलते ही पानी कैसा हो जाता है, खारा, नदी लूणी नदी। ओके, ठीक है, लूणी नदी जो अजमेर के नागपाड़ से निकलती है, अरावली पर्वतमाला के कौन सा जिला, अजमेर के नागपाड़ से निकलने वाली नदी।
फिर है गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है, तो एमपी यानी मध्य प्रदेश। इसके बाद में है राजस्थान में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील कौन सी है, तो आपकी है नक्की झील। नक्की झील माउंट आबू सिरोही, नक्की झील माउंट आबू सिरोही, ठीक है, नक्की झील माउंट आबू सिरोही जिले में स्थित है। इसके बाद में इसका माना जाता है इसका निर्माण जो है नाखूनों से किया गया था, किससे, नाखूनों से किया गया था। इसके बाद में पश्चिमी राजस्थान में कितनी बोलियां है, चलो भाई राजस्थान हमारा प्यारा राजस्थान, मारवाड़ी तो हमारी प्यारी। इसके बाद वागड़ी, वागड़ी को आप ले सकते हो डूंगरपुर और इसके अलावा बांसवाड़ा के और उदयपुर के कुछ क्षेत्रों में, और मेवाड़ को तो विशेष रूप से लिया जाता है मेवाड़ी क्षेत्र प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर से, और इसके बाद शेखावाड़ी, चूरू, सीकर, झुंझुनू। तो मुख्य रूप से 4 प्रकार की बोलियां हैं, 4 प्रकार की बोलियां हैं जो राजस्थान में बोली जाती हैं। फिर इसके बाद में एक महत्वपूर्ण परियोजना के रूप में मानसी वाकल परियोजना किस जिले में स्थित है, तो उदयपुर जिले में। कहाँ है, उदयपुर जिले में है। इसके बाद में एक झील का नाम आता है, ये राजस्थान के एक एग्जाम में पूछा गया था और हर किसी को इसके बारे में पता नहीं होगा, दूध तलाई झील। दूध तलाई झील किस जिले में है, तो उदयपुर जिले में है। फिर इसके बाद में है बनास नदी किसकी सहायक नदी, तो अभी मैंने बोला आपके चंबल नदी एमपी से निकलती राजस्थान में घुस के निकल जाती है, तो उसी अनुसार बनास नदी है वो चंबल की सहायक नदी है। और पूछा जा सकता है चंबल किसकी सहायक नदी है, तो यमुना की नदी है, किसकी, यमुना की। और पूछे कि यमुना किसकी सहायक नदी है, तो गंगा की नदी है, गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी, उसकी सहायक नदी है, ठीक है। तो इसी अनुसार ये सारे पूछे जा सकते हैं। और इसके बाद में एक सवाल है आपका आज का सेशन का लास्ट सवाल है, माई बजाज सागर परियोजना कहाँ विकसित की गई है, तो बांसवाड़ा जिले में की गई है। आज से संबंधित जो आपको सवाल है मेरे हिसाब से काफी अच्छे लगे होंगे। इसके बाद अपन जो एक मैराथन क्लास लेके आएंगे जिससे संबंधित आपको इन सारे के सारे जो क्लासों के सवाल है, हमारा राजस्थान नाम से जो सीरीज है इनसे संबंधित सारे के सारे सवाल आपको मिल जाएंगे। मेरे अनुसार आज जो मैंने आपको जानकारी दी है वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगी और आने वाले एग्जाम में इससे संबंधित सवाल पूछे जरूर जाएंगे। ये सवाल मैंने जल्दी जल्दी करके इसलिए आगे बढ़ गया, इससे संबंधित ज्यादा कुछ समझाने को नहीं था। बाकी आपको सारे के सारे जो प्रश्न दे रखे हैं वो अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग बार 2 से 3 बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। इसलिए आप इस कंटेंट पे विश्वास कर सकते हैं और आप वीडियो को देखने के बाद पोस्ट करने के बाद इसका आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसे अपने नोट के अंदर जोड़ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही मैराथन क्लास में, अगली क्लास के अंदर सारा का सारा आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। ये तीनों मैराथन 2 नंबर ये है आपकी, और मैराथन 1 में अपन क्लास 6 के 4 पाठों के तहत अपने व्याख्या सहित पढ़ाया था, लेकिन अब व्याख्या से रिलेटेड नहीं, अब वो वीडियो का एग्जाम 2 नवंबर को है, उसको मद्देनजर रखते हुए इस पहल को मैं लाया हूँ। तो 3 क्लासों के अंदर आपको पूरा राजस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।